भारतीय इतिहास के पन्नों में ना कई साम्राज्यों ने जन्म लिया और समय के साथ वो विलुप्त भी हो गए। लेकिन कुछ ही साम्राज्य ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अनंत महासागरों पर भी अपना दबदबा कायम किया। जरा सोचिए, 9वीं से 13वीं शताब्दी का समय, दक्षिण भारत की भूमि एक ऐसे ही विशाल और बेहद भव्य साम्राज्य की गवाह बन रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं चोल राजवंश की। ये कोई आम राजनीतिक सत्ता का उदय नहीं था। ये दक्षिण भारत का एक ऐसा स्वर्णिम युग था जिसने कला, प्रशासन और सैन्य शक्ति के ऐसे झंडे गाड़े जिनकी गूंज आज सदियों बाद भी साफ सुनाई देती है। तो चलिए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में इसी महान साम्राज्य के सफर और उनके अतुलनीय योगदान को गहराई से समझते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वास्तव में किसी प्राचीन भारतीय राजवंश ने समुद्र की लहरों को चीरते हुए दूर दक्षिण पूर्व एशिया तक अपने साम्राज्य का परचम लहराया था? भाई, जब भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ जमीन पर लड़े गए युद्धों पर ही जाता है ना? लेकिन चोल साम्राज्य की कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी है एक ऐसी अभूतपूर्व नौसैनिक शक्ति की जिसने समंदर को कोई रुकावट नहीं बल्कि अपने साम्राज्य विस्तार का एक शानदार हाईवे माना। बिना किसी आधुनिक रडार या तकनीक के महासागरों पर पूर्ण नियंत्रण, ये विचार ही अपने आप में कितना रोमांचक है। भाग 1, चोल साम्राज्य का उत्थान। प्राचीन महाकाव्यों के पन्नों से निकलकर एक सर्वोच्च सत्ता बनने तक का इनका सफर सच में कमाल का है। तो ये सफर शुरू कहां से होता है? चोलों की जड़ें दरअसल बहुत गहरी और प्राचीन हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इनका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे हमारे महान महाकाव्यों में भी मिलता है। शुरुआती दौर की बात करें तो करिकाल चोल का नाम एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में सामने आता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कावेरी नदी के किनारे एक कमाल की सिंचाई व्यवस्था विकसित की जिसने वहां की खेती की तस्वीर ही बदल दी। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट, 9वीं शताब्दी का समय, जब विजयालय चोल ने तंजावुर पर अपना कब्जा जमा लिया। बस यहीं से चोलों ने अपनी एक स्वतंत्र और बेहद ताकतवर सत्ता की नींव रखी जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य बनने वाला था। तंजावुर हाथ में आने के बाद तो चोलों की महत्वाकांक्षाएं जैसे आसमान छूने लगीं। रुकने का तो सवाल ही नहीं था। अपने साम्राज्य की सीमाओं को फैलाने के लिए उन्होंने दक्षिण भारत की अन्य बड़ी ताकतों यानी पांड्य और पल्लव शासकों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। और ध्यान रहे, यह कोई मामूली जीत नहीं थी। ये एक डंके की चोट पर की गई घोषणा थी कि अब दक्षिण भारत में सिर्फ एक ही संप्रभु शक्ति है। इन जीतों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि चोल अब कोई छोटी मोटी क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहे बल्कि एक अजेय सैन्य बल बन चुके हैं। भाग 2, महान शासक और उनकी विजय। यह पिता और पुत्र का वो स्वर्णिम युग था जिसने इस साम्राज्य को उसकी सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचा दिया। चलिए इन दो दिग्गजों की तुलना करते हैं। एक तरफ हैं राजराज चोल प्रथम, जिनका शासन 985 से 1014 ईस्वी तक रहा। इन्होंने पूरे दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका और मालदीव तक अपनी विजय पताका फहराई। और हां, इनका विजन सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था। तंजावुर का वो भव्य बृहदेश्वर मंदिर इन्हीं की देन है। अब दूसरी तरफ देखिए उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम को, जिन्होंने 1014 से 1044 ईस्वी तक सत्ता संभाली। भाई, अगर पिता ने दक्षिण को साधा तो पुत्र ने उत्तर और महासागरों की तरफ कूच कर दिया। राजेंद्र प्रथम ने अपनी सेनाओं को उत्तर में पवित्र गंगा नदी तक पहुंचाया और दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसे अभियान भेजे जो उस वक्त की दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। राजेंद्र चोल प्रथम की सैन्य शक्ति सच में अकल्पनीय थी। गंगा नदी तक उनका वो विजयी मार्च ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। और इसी ऐतिहासिक जीत के जश्न में उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम नाम की एक बिल्कुल नई और शानदार राजधानी बसाई, जिसका मतलब ही है उस चोल का शहर जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे दूर दराज के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में उनके नौसैनिक अभियान ये साफ दिखाता है कि उनकी नौसेना उस जमाने में भी कितनी एडवांस रही होगी। ये वो दौर था जब समंदर की लहरों पर सिर्फ और सिर्फ चोल जहाज़ों का राज चलता था। भाग 3, उत्कृष्ट प्रशासन और अर्थव्यवस्था। देखिए, एक समृद्ध राज्य का ब्लूप्रिंट कैसा होता है, ये कोई चोलों से सीखे। क्योंकि एक इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ तलवारों और युद्धपोतों के दम पर नहीं टिक सकता, उसे चलाने के लिए एक बेहद मजबूत सिस्टम चाहिए। इतने विशाल साम्राज्य को एकदम स्मूथली चलाने के लिए इन्होंने राज्य को बहुत ही सलीके से बांट रखा था। पिरामिड में सबसे ऊपर आते थे मंडल, जिन्हें आप आज के समय के राज्य या प्रोविंस समझ सकते हैं।
फिर इन मंडलों को नाडु यानी जिलों में बांटा गया था और सबसे नीचे आते थे ग्राम यानी गांव। ये शानदार स्ट्रक्चर ये सुनिश्चित करता था कि साम्राज्य के हर एक कोने तक प्रशासन की पैनी नजर हो और नीतियां ग्राउंड लेवल तक पहुंचें। अब ये बात सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। सदियों पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राजाओं की तानाशाही चलती थी, तब चोल साम्राज्य में गांव के लोगों को अपने स्थानीय मुद्दे खुद सुलझाने का अधिकार था। जी हां, ग्राम स्तर पर स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक बेहतरीन व्यवस्था। ये उनकी कितनी एडवांस और दूरदर्शी सोच का सबूत है। और इस पूरे विशाल सिस्टम को फंड करने के लिए उनके पास एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और पारदर्शी भूमि कर प्रणाली थी। और अर्थव्यवस्था के बिना तो कोई साम्राज्य चल ही नहीं सकता है ना। चोलों की ये अपार संपत्ति मुख्य रूप से दो मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। पहला पिलर कृषि। कावेरी नदी के बेसिन की उस बेहद उपजाऊ जमीन ने साम्राज्य को एक बहुत ही ठोस आधार दिया। अन्न की तो जैसे नदियां बहती थीं। और दूसरा और शायद सबसे डायनामिक पिलर था उनका समुद्री व्यापार। चोलों ने अपनी विशाल नौसेना का इस्तेमाल सिर्फ जंग लड़ने के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड के लिए भी किया। चीन से लेकर अरब देशों और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले उनके सुरक्षित व्यापारिक मार्गों ने साम्राज्य के खजाने को सोने चांदी से भर दिया था। भाग 4 कला और वास्तुकला के चमत्कार। पत्थर और कांसे में उकेरी गई उनकी अमर विरासत। अब जब खजाने भरे हों, प्रशासन दुरुस्त हो और राज्य में शांति हो, तो कला का चरम पर पहुंचना तो बिल्कुल तय है। जब हम वास्तुकला की बात करते हैं तो द्रविड़ शैली का जिक्र आना लाजमी है। ये मंदिर वास्तुकला का एक ऐसा विशिष्ट रूप है जो चोल राजवंश के संरक्षण में अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच गया था। आसमान छूते ऊंचे विमान, विशाल प्रांगण और पत्थर पर की गई वो बारीक नक्काशी, इसके क्या ही कहने। जैसा कि हमने पहले बात की, राजराज चोल प्रथम का बनवाया हुआ बृहदेश्वर मंदिर इस द्रविड़ शैली का सबसे भव्य और जीता जागता उदाहरण है। और हाँ, ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगहें नहीं थे, ये दुनिया को चोल साम्राज्य की असीम ताकत और दौलत दिखाने के प्रतीक थे। लेकिन उनकी कला सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं थी। धातु कर्म, विशेष रूप से कांस्य यानी ब्रॉन्ज की ढलाई में तो चोलों का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं था। चोल काल की कांस्य मूर्तियां आज भी दुनिया भर के इतिहासकारों और कलाकारों को हैरत में डाल देती हैं। और इनमें सबसे आइकॉनिक है भगवान शिव के नटराज रूप की वो विश्व प्रसिद्ध मूर्ति। ब्रह्मांडी नृत्य करते हुए नटराज की ये प्रतिमा चोलों के बैलेंस, मोशन और धातु विज्ञान के परफेक्शन का एक अल्टीमेट मास्टरपीस है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये कांस्य में ढाला गया एक पूरा दर्शन है। भाग 5 पतन और अमर विरासत। इतिहास का एक बहुत ही अटल नियम है कि जो ऊपर उठता है वक्त के साथ उसे कभी ना कभी नीचे भी आना ही होता है। 13वीं शताब्दी के आते आते ये विशाल साम्राज्य जो कभी अजेय लगता था वो लड़खड़ाने लगा। जो पांड्य शासक कभी चोलों से हार गए थे वो होयसाल शासकों के साथ मिलकर फिर से सिर उठाने लगे। इसके साथ ही साम्राज्य के अंदर भी आपसी कलह और गुटबाजी बढ़ने लगी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये रहा कि राजराज और राजेंद्र चोल जैसे महान लीडर्स के बाद गद्दी ऐसे कमजोर शासकों के हाथ में आ गई जो इस विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। और अंततः इन सभी वजहों ने मिलकर उस चोल वर्चस्व को खत्म कर दिया जिसका कभी कोई सानी नहीं था। भले ही 13वीं शताब्दी में चोल सत्ता का अंत हो गया, लेकिन उनका नाम इतिहास से कभी नहीं मिटा। ये सच में भारतीय इतिहास का एक बहुत ही शानदार, एक स्वर्णिम अध्याय है। उनकी वो बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था, समंदर पर राज करने वाली उनकी ताकतवर नौसेना और उनके द्वारा छोड़ा गया वास्तुकला का वो अनमोल खजाना आज भी हमें हैरान करता है। चोलों ने दक्षिण भारत की कला और व्यापार पर जो गहरी छाप छोड़ी है ना, उसने इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। चोलों की उस समुद्री ताकत, उनकी बेजोड़ कला और उनके शानदार प्रशासन की गूंज आज भी हमारी दक्षिण एशियाई संस्कृति में कैसे महसूस की जाती है। सोचिए, जब हम आज के पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं, या जब दक्षिण पूर्व एशिया में फैले भारतीय संस्कृति के प्रभाव को महसूस करते हैं, या फिर किसी म्यूजियम में नटराज की उस परफेक्ट मूर्ति को निहारते हैं, तो असल में हम उसी महान चोल साम्राज्य की विरासत को ही तो देख रहे होते हैं। वो सत्ता भले ही सदियों पहले खत्म हो गई हो, लेकिन उनकी महानता के निशान आज भी समय की रेत पर पूरी मजबूती से दर्ज हैं। एक ऐसी विरासत जो आने वाले युगों युगों तक यूं ही गूंजती रहेगी।